नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो दृष्टि का IAS का बुक है, जो करंट अफेयर्स आता है जनवरी से जुलाई तक का, ठीक है। तो मैंने इसकी किताब ले लिया था। इसके बाद ये UPSC के बेस पे मैं बता रहा हूँ कि UPSC के बेसिस तरीके पर देखा जाए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब होती है आपके लिए, जैसा कि आपको रिकमेंड भी किया जाता है और बार बार आपसे ये भी कहा जाता है कि आप इसको जो है मंथली पढ़िए। लेकिन क्या होता है कि हम लोग मंथली पढ़ नहीं पाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो 6 मंथ का आता है, पिछले 6 महीने का जो आता है, साल में 2 बार आता है, तो हम उस चीज़ को यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो 6 महीने का हम यहाँ पे अभी जुलाई तक का हमारे पास अवेलेबल है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी पढ़ चुका है, ये पार्ट 3 होगा। इसी हिसाब से हम यहाँ पे देखते चलेंगे। अगर कोई भी क्वेरी हो डेफिनेटली आप हमसे पूछ सकते हैं। ये मैंने हालांकि मैंने ये फ्लिपकार्ट से मंगाया था, क्योंकि आपको पढ़ने में सुविधा होगी, आप सुन सकते हैं, तो सुनने में जो है सुविधा होगी, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। जो कि कंपाइलेशन है, तो आप लोगों को डेफिनेटली इसमें थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज बताया गया है, तो सब्जेक्ट वाइज में आपको क्या होगा कि वो चीज़ें समझने में आसानी होगी, जो कि आप पढ़ के जो है थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। तो उसको एक तरीके से हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारा पिछले 6 महीने में जो घटनाक्रम हुए हैं, जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए, जो आर्थिक घटनाक्रम हुए हैं, जो सामाजिक घटनाक्रम हुए हैं, उनके GS के पेपर के हम बांट करके पढ़ेंगे। तो ये पार्ट 3 में आज हम देखेंगे, जो हमारा पार्ट 3 है आज, तो इसमें हम देखेंगे। देखिए ये हमारा है अनुसूचित जाति पर, हमने पिछले पार्ट में छोड़ा था, तो ठीक है, उसके आगे हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र पर हमने टॉपिक था, उसको देखते हैं चर्चा में क्यों है ये। तो उड़ीसा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान अर्थात SCSTRTI द्वारा ऐसे संभावित क्षेत्रों का मानचित्र तैयार किया गया है जहां अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अर्थात वन अधिकारियों की मान्यता पर अधिनियम 2006 लागू किया जा सकता है। प्रमुख बिंदुओं की बात किया जाए तो उड़ीसा सरकार द्वारा इस मानचित्र में 27,818.30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सामुदायिक वन संसाधन अर्थात कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स अर्थात CFR और 7,921.36 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को व्यक्तिगत वन अधिकार अर्थात इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट IFR के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। बेसिकली बताया गया कि उड़ीसा का जो उड़ीसा सरकार के द्वारा जो है वो मानचित्र में जो है वो 27,818.30 वर्ग जो किलोमीटर जो क्षेत्र है वो सामुदायिक वन संसाधन को जो है सामुदायिक वन संसाधन के रूप में बताया गया है, जिसे हम CFR यानी कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स भी कहते हैं। और 7,921 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसे व्यक्तिगत वन अधिकार कहा गया है, यानी इंडिविजुअल्स, ठीक है, एक किसी एक पर्सन का। तो उसको हम आगे देखेंगे। उड़ीसा में कई रियासतें, ठीक है, उड़ीसा में कई रियासतें थी और स्वतंत्रता के बाद वनवासियों के अधिकारों का निपटाने के लिए उनकी वन भूमि को आरक्षित या संरक्षित वनों के रूप में मान्यता दी गई थी। इस मानचित्र संबंधी शोध को उड़ीसा SCSTRTI द्वारा वसुंधरा नामक एक गैर लाभकारी संस्था द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। पढ़ लेते हैं CFR और IFR क्या होता है, इसमें अंतर क्या होते हैं, ठीक है, जो कि हमने देखा। तो बेसिकली CFR पारंपरिक वन सीमाओं के आधार पर सभी ग्राम सभाओं को प्राप्त होते हैं। वन भूमि का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को IFR संबंधी अधिकार प्राप्त होते हैं और इसके अंतर्गत आने वाली भूमि का क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर से अधिक नहीं हो सकता है। साथ ही साथ ये भी बता दें कि ये दोनों अधिकार अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अर्थात वन अधिकारियों की मान्यता पर अधिनियम 2006 के लिए लिए गए हैं। सितंबर 2019 में जनजातीय कार्य मंत्रालय की जानकारी के अनुसार CFR के लिए केवल 951.80 वर्ग किलोमीटर और IFR के लिए 2600.27 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को मान्यता दी गई है। इस मानचित्र में वन क्षेत्र की पहचान के लिए वर्ष 1999 में भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट की जनगणना 2001 के आंकड़े का प्रयोग किया गया है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र क्या होता है उसको हम जान लेते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 244 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के माध्यम से प्रशासन के विशेष व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। संविधान की 5वीं अनुसूची में राज्यों के असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर इनके लिए 6ठी अनुसूची में प्रावधान किया गया है, जबकि अनुसूचित इसको छोड़ करके अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र को प्रशासनिक नियंत्रण बोर्ड की चर्चा की गई है। बेसिकली यहाँ पे 244 अनुच्छेद में बताया गया है
इसमें जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को राज्य को छोड़ करके, क्योंकि इनके लिए छठी अनुसूची में जो है विशेष तरह के प्रावधान किया गया है, ठीक है, यहाँ की जो जनजाति है। तो 244 जो है इन पे लागू नहीं होता है। अगला देख लेते हैं वर्ष 1996 का ऐसा, माफ कीजिएगा, वर्ष 1996 का पेशा अधिनियम, जिसे विस्तार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, के माध्यम से संविधान के भाग 9 में पंचायतों से जुड़े प्रावधानों को जरूरी संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार दिया गया है, जिससे यहाँ की जनसंख्या को अपनी सामुदायिक परंपराओं और सांस्कृतिक के समन्वय के माध्यम से स्वशासन की शक्ति प्रदान की जा सके। संबंधित मुद्दे देख लेते हैं। संबंधित मुद्दे क्या है हमारे, कि देश में आर्थिक विकास के साथ ही साथ अत्यधिक प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्रों में अत्यधिक उत्खनन हो रहा है, जिससे इनके हितों की अतिरिक्त इन वन अधिकारों का भी हनन हो रहा है। खनिज उत्खनन के पश्चात अपशिष्ट निपटान के लचर विनिमय एवं प्रबंधन से यहाँ के लोगों पर इसका विपरीत प्रभाव देखा जा रहा है। उदाहरण के लिए झारखंड स्थित जादूगोड़ा में यूरेनियम खनन के पश्चात इसके विकिरण का प्रभाव यहाँ के व्यक्तियों को विकलांगता, गर्भपात और पर्यावरणीय विनाश के रूप में देखने को मिल रहा है। बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव के कारण इन क्षेत्रों में बाहरी जनसंख्या का प्रवेश हो रहा है, जिससे निर्यात या संघर्ष बढ़ रही है। बेसिकली बताया गया है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जो अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति है, जिसका प्रावधान 244 अनुच्छेद में किया गया है, वहाँ पर जब खनन होता है, जब वहाँ की जो खनिज होती है, जब उसको बाहर निकाला जाता है, तो वहाँ पर विशेष तौर पर देखा गया है कि जो वहाँ की जनजाति है वो उससे क्या होती है, वो उससे विशेष तौर पर प्रभावित होती है। कई बार उनके जो घर होते हैं, जहाँ पे उनका रहने सहने का स्थान होता है, वो भी प्रभावित होता है। साथ ही साथ उस पर कुछ बुरे प्रभाव भी देखे गए हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, बता सकते हैं कि झारखंड का जो जादूगोड़ा है, वहाँ पर यूरेनियम खनन किया गया है, जिसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर विकिरण के कारण क्या हुआ कि गर्भपात, पर्यावरणीय विनाश और विकलांगता, वहाँ पर विशेष तौर पर ये गतिविधियाँ देखी गई हैं, जो कि एक विशेष स्थिति पर देखा जाए तो एक गलत विशेष परिस्थिति को यहाँ पे दर्शाती है। तो इस प्रकार से सरकार को क्या प्रावधान करना चाहिए। लाभ देख लेते हैं, तो लाभ क्या है इससे। तो यह नीति निर्माताओं और वन आश्रित समुदायों को इस बात का आकलन करने में सहायता करेगा कि यह कानून किस हद तक लागू किया गया है। इस नए अनुमान से अनुसूचित जनजातीय और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 की मान्यता की योजना एवं प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक आधार रूपरेखा की पेशकश की गई है। ग्रामीण विकास कार्यक्रम की बात कर लेते हैं। ग्रामीण विकास कार्यक्रम हमारा अगला टॉपिक है। ग्रामीण विकास कार्यक्रम देख लेते हैं। तो चर्चा में क्यों है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वयन में राज्यों के प्रदर्शन में संबंधित एक रिपोर्ट जारी की है। प्रमुख बिंदु की बात किया तो रिपोर्ट के अनुसार समय पर मजदूरी के भुगतान, ग्रामीण स्तर पर शिकायत निवारण और कौशल निर्माण और बेहतर बाजार कनेक्टिविटी आदि देश में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के केंद्र में होने चाहिए। इस रिपोर्ट में वर्ष 2018-2019 में मुख्यतः निम्नलिखित ग्रामीण विकास योजनाओं में विभिन्न राज्यों के प्रदर्शन का आकलन किया गया है। पहला है मनरेगा, जिसे हम कहते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। दूसरा है प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीणों के लिए है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये सभी ग्रामीणों के लिए ही योजनाएं चलाई गई हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है। इस प्रकार से ज्ञात हो कि इस सभी कार्यक्रमों को केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के सतत और समावेशी विकास के लिए राज्य सरकारों के माध्यम से लागू किया जा रहा है। कार्यक्रमों का विश्लेषण की बात किया जाए तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 नरेगा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 2010 में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा अर्थात MGNREGA महात्मा गांधी के नाम के ऊपर रख दिया गया था। मनरेगा कार्यक्रम के तहत प्रत्येक परिवार के अकुशल श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों के लिए 100 दिन का गारंटी युक्त रोजगार, दैनिक बेरोजगार भत्ता और परिवहन भत्ता 5 किलोमीटर के अधिक दूरी की दशा में का प्रावधान किया गया है। बेसिकली बताया गया है कि अगर कोई भी ग्रामीण परिवार है तो उसको 100 दिन के लिए 100 दिन की जो है गारंटी युक्त रोजगार की जो है
ये दैनिक बेरोजगार भत्ता ये दिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई गरीब है तो उसको 100 दिन का यहाँ पर रोजगार दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप यहाँ पे नामांकन करा सकते हैं। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं। रिपोर्ट के अंतर्गत वर्ष 2014-2015 से 2018-19 के मध्य मनरेगा को ग्रामीण गरीब के लिए एक सफल कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के प्रयासों के कारण ही मनरेगा के तहत वर्ष 2018-19 में 69,809 करोड़ का रिकॉर्ड खर्च किया गया, जो कि इस कार्यक्रम के शुरू होने के बाद सबसे अधिक है। हालांकि स्वतंत्र विश्लेषकों द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार वर्ष 2018-19 में मनरेगा देश के सूखाग्रस्त जिलों में किसी भी तरह की मदद करने में विफल रहा। ध्यातव्य है कि सरकार ने इस वर्ष 2020-21 में मनरेगा के बजट को भी घटा दिया है। अगला स्कीम देखते हैं, जो कि है प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में है, लागू होती है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अर्थात PMAYG को केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था। इस योजना का उद्देश्य पूर्ण अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करके आवास इकाइयों के निर्माण और मौजूद गैर लाभकारी कच्चे घरों के उन्नयन में गरीबी रेखा अर्थात BPL के नीचे के ग्रामीण लोगों की मदद करना है। रिपोर्ट के अनुसार PMAYG के तहत लक्षित 1 करोड़ घरों में से करीब 7.47 लाख घरों का निर्माण पूरा होने अभी शेष है। इसमें से अधिकतर घर बिहार 26%, उड़ीसा 15.2%, तमिलनाडु 8.7% और मध्य प्रदेश 8% में हैं। रिपोर्ट के अंतर्गत राज्यों को समय सीमा में सभी घरों को पूरा करने हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा गया है। अगली स्कीम की बात किया जाए तो अगली स्कीम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अर्थात PMGSY। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे लागू करने की जिम्मेदारी ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं राज्य सरकारों को दी गई है। इसे दिसंबर 2000 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य निर्धारित आकार 2001 की जनगणना के अनुसार 500 प्लस मैदानी क्षेत्र तथा 200 प्लस पूर्वोत्तर पर्वतीय जनजातीय और रेगिस्तानी क्षेत्र को सभी मौसमों के अनुकूल एकल सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करना है, ताकि क्षेत्र का समग्र सामाजिक आर्थिक विकास हो सके। रिपोर्ट के अनुसार PMGSY अर्थात प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में अपना 85% लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और अब तक 6,68,455 किलोमीटर सड़क की लंबाई स्वीकृत की गई है, जिसमें से 5,81,417 किलोमीटर की पूरी की जा चुकी है। अगली स्कीम हमारी है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना अर्थात DDU-GKY गरीब ग्रामीण युवाओं को नौकरी में नियमित रूप से न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे अधिक मासिक मजदूरी प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए की गई पहलों में से एक है। रिपोर्ट के अनुसार योजना के तहत 1.87 लाख ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है, अर्थात केवल 59% लक्ष्य ही प्राप्त किया जा सका है। रिपोर्ट में राज्यों को ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण को प्राथमिकता देने तथा लाभकारी रोजगार तक पहुंच की सुविधा प्रदान करने की सलाह दी गई है। निष्कर्षता रूप में कहा जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मौजूदा स्थिति काफ़ी चिंताजनक है और ऐसे में सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रम का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। इस कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के स्तर पर अभी तक कई खामियां मौजूद है, जिसे जल्द से जल्द संबोधित किया जाना चाहिए, आवश्यक है। देखिए, आपसे बताया भी जाता है जो आपके टीचर्स हैं, ठीक है, अगर आप UPSC में अगर आप बैठते हैं, अगर आप मेंस की कॉपी लिखते हैं तो उसमें आप बचें कि आप सरकार की निंदा कम से कम करें। ठीक है, वहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप सरकार की प्रशंसा करें, उसके नीतियों को दिखाते हुए उसके कार्यों को बताइए, लेकिन उसकी कमियों को भी दर्शाइए, लेकिन उसको क्रिटिसाइज मत कीजिए कि हाँ सरकार यह गंदी है, या फिर किसी एक पक्ष को आपके उत्तर में नहीं झलकना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी है। अगला हम बात करते हैं, अगला हमारा है महिला सभा। महिला सभा को देख लेते हैं, चर्चा में क्यों है। केंद्र सरकार ने 8 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा और महिला सभा का आयोजन करने का निर्देश दिया है। प्रमुख बिंदुओं की बात किया जाए तो वर्ष 2020 के अंतर्गत महिला दिवस की थीम पीढ़ी समानतः महिलाओं के अधिकार प्राप्ति है और इसके अतिरिक्त सभी ग्राम पंचायतों में 8 से 22 मार्च
2020 तक महिला और बाल विकास मंत्रालय के कार्यक्रम के अनुसार पोषण पखवाड़ा आयोजित किया गया है। बात करें तो विकास ग्राम सभाओं का आयोजन कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन अर्थात कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन CRPS जैसे आंगनबाड़ी आशा सखी एवं ANS अर्थात एक्सिलरी नर्स मिडवाइफ ANM जिसे हम कहते हैं के सहयोग से किया गया है। ग्राम सभाओं में पोषण पंचायत, भूमि अधिकार, शिक्षा सुरक्षा, प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य तथा महिलाओं के लिए समान अवसर जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया गया। विशेष ग्राम सभाओं में लिंग निर्धारण जांच पर पाबंदी, लड़की के जन्म को समारोह के रूप में मनाने तथा सभी महिलाओं के लिए प्रसव पूर्ण देखभाल तथा नवजात देखभाल से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। इन विशेष ग्राम सभाओं में प्रत्येक लड़की के लिए उचित देखभाल, पौष्टिक आहार तथा टीकाकरण, लड़कियों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करने और उनके लिए घर तथा स्कूल से सुरक्षित माहौल पर ध्यान देने के साथ ही उन्हें स्कूली शिक्षा पर पूरी करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। बाल विवाह पर पाबंदी, महिलाओं तथा लड़कियों के साथ होने वाली हिंसा, दुर्व्यवहार और अन्याय को रोकने, ग्राम पंचायतों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी और निर्णय लेने में उनके योगदान तथा ग्राम सभाओं में भागीदारी के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित करने जैसे विषयों पर चर्चा की गई है। इसी प्रकार इन सभाओं के आयोजन के दौरान नवजात शिशुओं के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जन्म के बाद पहले 1000 दिनों तक स्तनपान करने तथा चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 की भूमिका जैसे विषयों पर चर्चा भी शामिल किया गया है। अगला हमारा है सरोगेसी विनियमन अधिनियम, जिसको पढ़ेंगे 2020 में जो लाया गया है सरोगेसी विनियमन विधेयक जो कि 2020 में आया है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरोगेसी की प्रक्रिया को विनियमित करने से संबंधित सरोगेसी विनियमन विधेयक 2020 को मंजूरी प्रदान की है। प्रमुख बिंदुओं की बात किया जाए तो नवीनतम विधेयक अगस्त 2019 में लोकसभा से पारित सरोगेसी विनियमन विधेयक 2019 का संशोधित संस्करण है, क्योंकि 2019 के विधेयक को राज्यसभा के प्रवर समिति को भेज दिया गया था और मंत्रिमंडल ने विधेयक को मंजूरी देने से पहले राज्यसभा की प्रवर समिति की सभी सिफारिशों को शामिल किया है। सरोगेसी विनियमन विधेयक 2020 का उद्देश्य व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाना और परोपकारी सरोगेसी की अनुमति देना है। मानव भ्रूण की बिक्री और खरीद सहित वाणिज्यिक सरोगेसी निषिद्ध होगी और निःसंतान दंपतियों को नैतिक सरोगेसी की शर्तों को पूरा करने पर ही सरोगेसी की अनुमति दी जाएगी। इस विधेयक में करीबी रिश्तेदार अर्थात क्लोज रिलेटिव्स वाले खंड को हटा दिया गया है तथा अब यह विधेयक किसी इच्छुक अर्थात विलिंग महिला को सरोगेट मदर बनने की अनुमति देता है, जिससे विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के अलावा निःसंतान भारतीय दंपतियों को लाभ प्राप्त होगा। विधेयक के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि विधेयक के बारे में जानकारी क्या है। यह विधेयक सरोगेसी से संबंधित प्रभावी विनियमन सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड अर्थात नेशनल सरोगेसी बोर्ड एवं राज्य स्तर पर राज्य सरोगेसी बोर्ड अर्थात स्टेट सरोगेसी बोर्ड के गठन का प्रावधान करता है। विधेयक के अनुसार केवल भारतीय दंपति ही सरोगेसी का विकल्प चुन सकते हैं और यह विधेयक इच्छुक भारतीय निःसंतान विवाहित दंपति जिसमें महिला की उम्र 23 से 50 वर्ष और पुरुष की उम्र 26 से 55 वर्ष की हो को नैतिक परोपकारी सरोगेसी की अनुमति देता है। यानी महिला की उम्र अगर 23 से 50 के बीच में है और पुरुष की उम्र जो है वो 26 से 55 के वर्ष के बीच में है, तभी ये लोग एलिजिबल है सरोगेसी। सरोगेसी बेसिकली क्या होता है कि गोद जो है अपना किराए पर देना। जैसे क्या होता है कि एक दंपति हो गई तो वो क्या करते हैं, अगर वो उनके पास बच्चे नहीं हैं, ठीक है, और उनकी एज जो है वो 23 से 50 बीच के हैं और पुरुष की एज जो है वो 26 से 55 के बीच में है, तो क्या कर सकते हैं, वो किसी और महिला को जो है गोद जो है उसका भ्रूण जो है उसके पेट में जो है बच्चे पल सकते हैं, जिसके लिए उस महिला को पैसे दिए जाएंगे और उस बच्चे को ये लोग दंपति जो है ये ले लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता था, कई बार क्या होता था कि जो दंपति होती थी तो कई बार क्या होता था कि वो बच्चों को नहीं लेते थे बाद में, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी या फिर पैसे से संबंधित। तो इसके लिए भी जो है सरकार जो है सरोगेटी जो है लेके आई है अधिनियम, जो कि 2020 में लागू किया गया। बेसिकली उसी के बारे में बताया गया है।
इसके अतिरिक्त यह विधेयक यह भी सुनिश्चित करता है कि इच्छुक दंपति किसी भी स्थिति में सेरोगेसी से पैदा हुए बच्चे को छोड़े नहीं। ठीक है, कई बार क्या होता है विकलांग पैदा हो गया या फिर कई ऐब हो जाते हैं तो बच्चों को छोड़ देते हैं, तो ठीक है, तो इस प्रकार से अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि आप बच्चे को छोड़ नहीं सकते। नवजात बच्चा उन सभी अधिकारों का हकदार होगा जो एक प्राकृतिक बच्चे को उपलब्ध होते हैं। अगला बात कर लेते हैं कि इस विधेयक में सरोगेसी क्लिनिकों को विनियमित करने का प्रयास भी करता है और सरोगेसी या इससे संबंधित प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए देश में सभी सरोगेसी क्लिनिकों की उपयुक्त प्राधिकार द्वारा पंजीकरण करना आवश्यक होगा। यह विधेयक सरोगेट मदर के लिए बीमा कवरेज सहित विभिन्न सुरक्षा उपायों का प्रावधान करता है। ध्यातव्य है कि सरोगेट मदर के लिए प्रस्तावित बीमा कवर को पहले के संस्करण में प्रदान किए गए 16 महीनों को बढ़ाकर अब 36 महीने कर दिया गया है। विधेयक में यह भी निर्दिष्ट करता है कि सरोगेसी की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का लिंग चयन नहीं किया जाना चाहिए। यह विधेयक निसंतान दंपति के लिए सरोगेसी की प्रक्रिया से पहले आवश्यकता और पात्रता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाता है। इस प्रकार से हमारा अगला जो टॉपिक है अगला है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक। चर्चा में क्यों है, तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने 2 मार्च 2020 को राज्यसभा में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2019 पेश किया। प्रमुख बिंदुओं की बात किया जाए तो इस विधेयक का उद्देश्य भारत के 3 निम्नलिखित डीम्ड विश्वविद्यालय को केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में परिवर्तित करना है। पहला है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली में है। दूसरा है श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली में है। तीसरा है राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति में। प्रस्तावित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयों के कार्य क्या हैं उसको एक बार देख लेते हैं। तो संस्कृत भाषा के ज्ञान का प्रसार करना तथा संस्कृत भाषा को और उन्नत बनाना इसके उद्देश्य हैं, और मानविकीय सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के एकीकृत पाठ्यक्रम के लिए विशेष प्रावधान करना, साथ ही साथ संस्कृत भाषा और उससे संबद्ध विषयों के समग्र विकास एवं संरक्षण के लिए लोगों को प्रशिक्षित करना। शक्तियाँ की बात किया जाए तो अध्ययन के पाठ्यक्रम का वर्णन करना है, अध्ययन के पाठ्यक्रम का वर्णन करना और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र प्रदान करना, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से सुविधाएं प्रदान करना और एक कॉलेज या संस्थान को स्वायत्त स्थिति प्रदान करना और साथ ही साथ संस्कृत और संबद्ध विषयों में शिक्षा हेतु निर्देश प्रदान करना। इसी प्रकार से देखते हैं अगला पॉइंट क्या है कि विश्वविद्यालय के प्राधिकार क्या हैं। एक न्यायालय के रूप में तो यह विश्वविद्यालय की नीतियों की समीक्षा करेगा और इसके विकास के लिए उपाय सुझाएगा। कार्यकारी परिषद की बात कर ली जाए तो यह विश्वविद्यालय का एक मुख्य कार्यकारी निकाय होगा और केंद्र द्वारा नियुक्त इस 15 सदस्यीय परिषद में कुलपति को भी शामिल किया जाएगा जो इस बोर्ड का अध्यक्ष होगा। इस समिति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को एक संयुक्त सचिव और संस्कृत या संबद्ध विषयों के क्षेत्र में 2 प्रशिक्षित शिक्षाविद शामिल होंगे। यह परिषद शैक्षणिक पदों पर नियुक्त का प्रावधान करेगी और विश्वविद्यालय के राजस्व और संपत्ति का प्रबंधन करेगी। साथ ही साथ एक अकादमिक और गतिविधि परिषद होगी जो अकादमिक नीतियों का निगरानी करेगी और एक बोर्ड ऑफ स्टडीज़ होगा जो शोध के लिए विषयों को मंजूरी देगा और शिक्षण के मानकों में सुधार के उपायों की सिफारिश करेगा। अगला हमारा टॉपिक है स्पाइस प्लस वेब। ठीक है, SPICE प्लस वेब फॉर्म। चर्चा में क्यों है, तो कॉर्पोरेट मामलों में मंत्रालय स्पाइस प्लस वेब फॉर्म का उद्घाटन किया है। प्रमुख मुद्दों की बात किया जाए तो भारत सरकार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के एक भाग के रूप में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने स्पाइस प्लस, जिसे स्पाइस प्लस के रूप में जाना जाता है, नामक एक वेब फॉर्म डिजिटल जो कि प्लेटफॉर्म है को अधिसूचित किया है। बात करें इस वेब फॉर्म के लिए तो इस वेब फॉर्म से व्यापार की सुगमता में आने वाली समस्याओं जैसे प्रक्रिया जटिलता और समय की देरी और अधिक लागत आदि का समाधान संभव हो पाएगा। यह वेब फॉर्म केंद्र सरकार के 3 मंत्रालयों कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग तथा एक राज्य महाराष्ट्र को लगभग 10 सेवाएं प्रदान करेगा। स्पाइस प्लस वेब फॉर्म की विशेषताओं की बात किया जाए तो स्पाइस प्लस एक एकीकृत वेब फॉर्म होगा जिसके 2 भाग होंगे।
पहले भाग में हम नई कंपनियों को नाम को आरक्षित करने के लिए देखेंगे और दूसरे भाग में विभिन्न सेवाओं को एक साथ लिंक करने के लिए देखा गया है। नया वेब फॉर्म ऑन स्क्रीन फाइलिंग और कंपनियों के निर्बाध समावेशन अर्थात इनकॉर्पोरेटेड के लिए वास्तविक समय डेटा सत्यापन अर्थात रियल टाइम डाटा वैलिडेशन की सुविधा प्रदान करेगा। इस कंपनियों को स्पाइस प्लस के माध्यम से समावेशन के लिए कर्मचारी भविष्य निधि मंडल निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम में पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ महाराष्ट्र राज्य की नई कंपनियों के लिए स्पाइस प्लस के माध्यम से व्यवसाय टैक्स अर्थात प्रोफेशन टैक्स हेतु पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। नई कंपनियों को बैंक खाते खोलने के लिए स्पाइस प्लस के माध्यम से आवेदन करना अनिवार्य होगा। बात करें व्यापार सुगमता हेतु प्रयास जो किए गए हैं इसमें, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का बेहतर उपयोग, व्यावसायिक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और परमिट के निर्माण में लगने वाले समय को कम करना। जीएसटी, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और मुद्रा योजना जैसी पहले प्रारंभ की गई है, जिसकी सहायता से लोगों द्वारा व्यवसाय करना और व्यापार के लिए पूंजी प्राप्त करना आसान हो गया है। लघु और मध्यम उद्योगों की क्षमता की पहचान कर इसमें वित्त के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए छोटे छोटे क्लस्टर विकसित करना, लघु और मध्यम उद्योगों तथा कृषि क्षेत्र में ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के लिए MCLR प्रणाली के स्थान पर एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट की प्रणाली लागू करने जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। हाल ही में कारपोरेट करों में कटौती की गई है ताकि निवेश लागत कम हो तथा निवेश को बढ़ावा मिले। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के संदर्भ में भारत डिजिटल इंडिया का क्रियान्वयन कर रहा है, जिसके तहत व्यापार प्रारंभ करना, संचालित करना, ऋण उपलब्धता जैसी सुविधाएं मिलना अधिक आसान हो गया है। अगला हमारा टॉपिक है, तो अगले टॉपिक हम देखेंगे कि शत्रु संपत्ति से संबंधित चर्चा में क्यों है। तो केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह अर्थात ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा 9,400 से अधिक शत्रु संपत्तियों का निपटाने का योजना बनाई गई है। मुख्य बिंदुओं की बात करें तो शत्रु संपत्ति अधिनियम अर्थात द इनेमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत भारत में शत्रु संपत्ति अभिरक्षक के अंतर्गत अचल संपत्ति के निपटान के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की अध्यक्षता में 2 समितियों को अधिसूचित किया गया है। गृह मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग, व्यय विभाग, सार्वजनिक उद्यम विभाग, कानूनी मामलों के विभाग और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के प्रतिनिधि तथा अन्य लोगों के साथ अंतर मंत्रालयी समूह के सदस्य इन समितियों में शामिल होंगे। गृह मंत्रालय द्वारा लोकसभा में दी गई एक जानकारी के अनुसार 2 जनवरी 2018 तक भारत में कुल 9,280 शत्रु संपत्तियां पाकिस्तानी नागरिकों की तथा 126 संपत्तियां चीनी नागरिकों की थी। सरकार के अनुसार इन संपत्तियों की अनुमानित लागत 1 लाख करोड़ है। पाकिस्तानी नागरिकों को छोड़ी गई 9,280 संपत्तियों में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में 4,991, इसके बाद पश्चिम बंगाल 2,735 तथा दिल्ली में 487 में है। देखिए बेसिकली बताया गया है कि जो पाकिस्तानी नागरिक हैं उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने भारत में भी क्या रखा है, उन्होंने भारत में भी ज़मीन ले रखी है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम शत्रु संपत्ति कहते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जो कि चीन और चाइना के और पाकिस्तान के लोग जो है यहाँ पर ज़मीनों को यहाँ पर लिए हैं, तो इसको हम शत्रु संपत्ति कहते हैं। तो पाकिस्तान जो है बेसिकली पाकिस्तानी नागरिकों को द्वारा छोड़ी गई जो 9,280 संपत्तियों में सर्वाधिक जो उत्तर प्रदेश जो कि 4,991, इसके बाद पश्चिम बंगाल 2,735 तथा दिल्ली में 487 में है। वहीं चीनी नागरिकों द्वारा छोड़ी गई जो 126 संपत्तियों में सर्वाधिक मेघालय में 57 क्योंकि उसके पास ही में तथा पश्चिम बंगाल में 29 स्थित हैं। शत्रु संपत्ति के बारे में जान लेते हैं। बेसिकली मैंने बता ही दिया है, तो उसको भी एक बार थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है इसके बारे में। जब 2 राष्ट्रों में युद्ध होता है तो अक्सर देश में मौजूद दुश्मन देशों के नागरिकों और निगमों की संपत्ति जब्त कर ली जाती है। इस परिस्थितियों में जब्त की जाने वाली संपत्तियों को विदेशी संपत्ति या शत्रु संपत्ति के रूप में जाना जाता है। इस संपत्तियों को जब्त करने के पीछे यह अवधारणा होती है कि दुश्मन देश को युद्ध के दौरान दूसरे देश में अपनी संपत्ति का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
इसी अवधारणा के तहत वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध और वर्ष 1965 और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान केंद्र सरकार ने भारत रक्षा अधिनियम 1962 के तहत भारत में चीन और पाकिस्तान के नागरिकों की संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया था। शत्रु संपत्तियों के प्रशासन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के अधीन एक कार्यालय भारत के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक अर्थात कस्टोडियन ऑफ इनेमी प्रॉपर्टी फॉर इंडियन अर्थात CEPI को दी गई है। शत्रु संपत्ति अभिरक्षक क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो भारत के लिए शत्रु संपत्ति अभिरक्षक के कार्यालय तब शत्रु फर्मों के नियंत्रक के रूप में जाना जाता था कि स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब्त की गई शत्रु संपत्तियों के निपटारे के लिए वर्ष 1939 में की गई है। ठीक है, किसकी स्थापना? शत्रु संपत्ति अभिरक्षक के कार्यालय की जो स्थापना 1939 में की गई थी, जिसको पहले किसके नाम से जाना जाता था? शत्रु फर्मों के नियंत्रक के रूप में जाना जाता था। प्रारंभ में यह संस्था वाणिज्य मंत्रालय के अधीन थी, लेकिन वर्तमान में यह गृह मंत्रालय और स्वतंत्रता सेनानी प्रभाग का अधीनस्थ कार्यालय है। CEPI के कार्यालय ने शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के प्रावधानों के अंतर्गत एक सांविधिक प्राधिकारी के रूप में मई 1968 में कार्य करना प्रारंभ किया है। शत्रु संपत्ति अभिरक्षक शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत अर्ध न्यायिक प्राधिकरण और सिविल प्रक्रिया न्यायालय और 1908 के अंतर्गत एक सिविल कोर्ट है। बात करें शत्रु संपत्तियों के निपटारे हेतु उठाए गए कदमों की, तो 10 जनवरी 1966 के ताशकंद घोषणा में एक खंड को शामिल किया गया, जिसमें कहा गया कि भारत और पाकिस्तान युद्ध के बाद दोनों ओर से कब्जे में ली गई संपत्तियों को उनकी वापसी पर चर्चा की जाएगी। पाकिस्तान सरकार द्वारा 1971 में ही अपने देश में मौजूद सभी शत्रु संपत्तियों को निपटारा किया जा चुका है। बात करें तो शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक के रूप में नियुक्त करता है और केंद्र सरकार इसके माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों में फैली शत्रु संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने के लिए प्रयासरत रहती है। वर्ष 2017 में संसद में शत्रु संपत्ति संशोधन और सत्यापन विधेयक 2016 पारित किया, जिसमें शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 और सार्वजनिक परिसर अनाधिकृत व्यवसायिक का निष्कासन अधिनियम 1971 में संशोधन किया गया। इस संशोधन के अनुसार यदि कोई शत्रु संपत्ति अभिरक्षक के अधीन है तो यह शत्रु विषयक अथवा शत्रु फर्म का विचार किए बिना उसके अधीन ही रहेगी। यदि मृत्यु आदि जैसे कारणों की वजह से शत्रु संपत्ति के रूप में इसे स्थगित भी कर दिया जाता है तो भी यह अभिरक्षक के अधीन ही निहित रहेगी। ठीक है, अभिरक्षक मतलब जो उसका उत्तराधिकारी है, जो उसकी रक्षा करता है। तो उत्तराधिकार का कानून शत्रु संपत्ति पर लागू नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि कोई शत्रु संपत्ति है तो उसका बेटा उसको ले लेगा। ठीक है, तो ये इस पर लागू नहीं होता। हालांकि हमारे जो यहाँ के नागरिक है उस पर लागू तो होता है। जैसे मान लीजिए कोई पाकिस्तानी है और उस पाकिस्तानी की मृत्यु हो जाती है तो उसका उत्तराधिकारी अर्थात उसका बेटा जो है संपत्ति का अधिकारी नहीं होगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अभिरक्षक को सौंपी गई किसी भी शत्रु अथवा शत्रु विषयक अथवा शत्रु फर्म की संपत्ति का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। अभिरक्षक शत्रु संपत्ति की तब तक सुरक्षा करेगा जब तक अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप इसका निपटारा नहीं होता। अभिरक्षक केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसको सौंपी गई संपत्तियों का निपटारा कर सकता है और सरकार इस उद्देश्य के लिए अभिरक्षक को निर्देश जारी कर सकती है। साथ ही साथ बात करेंगे संशोधन की आवश्यकता क्यों है। तो इस संशोधन का उद्देश्य युद्ध के बाद पाकिस्तान और चीन चले गए लोगों द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों के हस्तांतरण दावों को संरक्षण प्रदान करना था। शत्रु संपत्ति को लेकर किसी भी कानूनी उत्तराधिकार के इनकार करने से संबंधित न्यायालय के फैसले को संशोधन के माध्यम से नकारा गया है। विधेयक में कहा गया है कि विभिन्न अदालतों द्वारा देर से निर्णय लिया गया है जिसने कस्टोडियन और भारत सरकार की शक्तियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। विभिन्न अदालतों द्वारा दिए गए इस निर्णयों के मद्देनज़र कस्टोडियन को शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। अतः उपर्युक्त सभी कारणों की वजह से संशोधन किया जाना आवश्यक था। शत्रु संबंधी विशेष विभिन्न जो है निर्णय को देख लेते हैं। तो महमूदाबाद के तत्कालीन राजा, जिसके पास हजरतगंज, सीतापुर और नैनीताल में कई बड़ी संपत्तियां थी, जो विभाजन के बाद लंदन जाकर बस गए, जबकि राजा की पत्नी और पुत्र भारतीय नागरिकों के रूप में भारत में ही रह गए। वर्ष
वर्ष 1968 में भारत सरकार द्वारा शत्रु संपत्ति अधिनियम लागू किए जाने के बाद सरकार संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया था और फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजा महमूदाबाद की संपत्ति को बेचने पर रोक लगा दी गई है। 2 जुलाई 2010 में तात्कालीन सरकार ने उस अध्यादेश को रद्द कर दिया था जिसमें सरकार ने अभिरक्षक से शत्रु संपत्ति को विभाजित करने या आदेशों पर रोक लगा दी थी। 7 जनवरी 2016 को राष्ट्रपति ने शत्रु संपत्ति संशोधन और मान्यता अध्यादेश 2016 अर्थात इनेमी प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एंड वैलिडेशंस ऑर्डिनेंस को रद्द कर दिया, जिसे 2017 में कानून बनने वाले विधेयक द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था। अगला हमारा टॉपिक है ग्राम न्यायालय। चर्चा में क्यों है देख लेते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कई राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना न करने के कारण जुर्माना लगाया है। मुख्य बिंदुओं की बात किया जाए तो आवश्यक कार्यवाही न करने वाले राज्यों असम, चंडीगढ़, गुजरात, हरियाणा, उड़ीसा, पंजाब, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों पर सर्वोच्च न्यायालय ने 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वर्ष 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने गैर सरकारी संगठन नेशनल फेडरेशन ऑफ सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस अर्थात नेशनल फेडरेशन ऑफ सोसाइटीज़ फॉर फास्ट जस्टिस द्वारा दायर जनहित याचिका पर केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया था। PIL जारी करने के समय केवल 208 ग्राम न्यायालय कार्य कर रहे थे और जबकि 12वीं पंचवर्षीय योजना के मुताबिक देश में 2500 ग्राम न्यायालयों की आवश्यकता थी। अब तक केवल 11 राज्यों ने ग्राम न्यायालयों के संदर्भ में आवश्यक कदम उठाए हैं। इसके अलावा कई राज्यों ने ग्राम न्यायालयों की स्थापना हेतु अधिसूचना जारी की हैं, लेकिन केरल, महाराष्ट्र और राजस्थान को छोड़कर शेष राज्यों में ये न्यायालय नहीं है। बात करें ग्राम न्यायालयों के उद्देश्य की, तो इस न्यायालय के उद्देश्य नागरिकों को उनकी दहलीज पर न्याय दिलाना था और साथ ही यह सुनिश्चित करना था कि सामाजिक, आर्थिक और अन्य अक्षमताएं न्याय प्राप्ति से बाधा ना पड़े। ग्राम न्यायालय के बारे में अगर बात किया जाए तो विधि एवं न्याय मंत्रालय ने न्याय प्रणाली को आम जनमानस के निकट ले जाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 39(a) के अनुरूप ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 संसद में पारित किया था। इसके तहत 2 अक्टूबर 2009 को कुछ राज्यों में ग्राम न्यायालयों ने कार्यसूचना शुरू किया था। बात करें तो ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की विशेषताओं की, तो देख लेते हैं उसकी विशेषताएं क्या थी। ग्राम न्यायालय जो अधिनियम 2008 था, तो ग्राम न्यायालय प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत होगी और इसके पीठासीन अधिकारी अर्थात न्यायाधिकारी को उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ग्राम सरकार की स्थापना मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए या किसी जिले के मध्यवर्ती स्तर पर सन्निहित पंचायतों के समूह के लिए, जहां मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत नहीं है वहां भी सन्निहित पंचायतों के समूह के लिए की जाएगी। न्यायाधिकारी इस ग्राम न्यायालयों की अध्यक्षता करेंगे जो अनिवार्य रूप से न्यायिक अधिकारी होंगे तथा उच्च न्यायालय के तहत काम करने वाले प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेटों के समान अधिकार प्राप्त करते हुए समान वेतन प्राप्त करेंगे। बात करें तो ग्राम न्यायालय एक मोबाइल कोर्ट होगा और आपराधिक और एवं सिविल दोनों न्यायालयों की शक्तियों का प्रयोग करेगा। इसी प्रकार ग्राम न्यायालय आपराधिक मामलों, सिविल मुकदमों, दावों या अधिनियम की पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट विवादों को सुनवाई करेगा और ग्राम न्यायालय कुछ संशोधनों के साथ दीवानी न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करेगा और अधिनियम में प्रदत्त विशेष प्रक्रिया का पालन करेगा। ग्राम न्यायालय पक्षकारों के बीच सुलह कराकर विवादों को यथासंभव हल करने की कोशिश करेगा और इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किए जाने वाले सुलहकर्ताओं का उपयोग करेगा। अनुच्छेद 39(a) की बात कर लेते हैं तो सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी व्यवस्था का संचालन समान अवसर के आधार पर हो जो न्याय को बढ़ावा देता हो और विशेष रूप से उपयुक्त कानून या योजनाओं या किसी अन्य तरीके से मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता हो। साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित नहीं किया गया है।
बात करें ग्राम न्यायालय का कार्यक्षेत्र के बारे में, तो ग्राम न्यायालय सिविल और आपराधिक दोनों प्रकार के मामले देखता है। यह उन्हीं आपराधिक मामलों को देखता है जिनमें अधिकतम 2 वर्ष की सजा होती है और सिविल मामलों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, सिविल अधिकार अधिनियम 1955 और बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 और घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के मामले में आते हैं। वहीं बात करें तो ग्राम न्यायालय की कार्यप्रणाली के बारे में, तो इसमें सिविल मामलों को आपसी समझौते से, जबकि आपराधिक मामलों को प्ली बार्गेनिंग के माध्यम से अभियुक्तों को अपना अपराध स्वीकार करने का मौका दिया जाता है। बात करें इसमें अपील का तरीका क्या होगा, तो आपराधिक मामलों में अपील सत्र न्यायालयों में की जा सकती है, जहां इस तरह की अपील की सुनवाई तथा निपटान अपील दायर करने की तारीख से 6 महीने के भीतर किया जाएगा। दीवानी मामलों में अपील जिला न्यायालय के समक्ष की जाएगी, जिसकी सुनवाई और निपटान अपील दायर करने की तारीख से 6 महीने के भीतर किया जाएगा। अपराध से संबंधित आरोपी व्यक्ति की याचिका के लिए आवेदन दर्ज करा सकता है। और ई गवर्नेंस पर 23वां राष्ट्रीय सम्मेलन की बात कर लेते हैं। अगला हमारा टॉपिक है ई गवर्नेंस पर 23वां राष्ट्रीय सम्मेलन चर्चा में क्यों है, तो 7 से 8 फरवरी 2020 को मुंबई में ई गवर्नेंस पर 23वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में डिजिटल तकनीकी के उपयोग से शासन में परिवर्तन, अवसर एवं चुनौतियों विषय पर विचार विमर्श का आयोजन भी किया गया। प्रमुख बिंदुओं की बात कर लेते हैं। प्रमुख बिंदु क्या है, भारत 2020 डिजिटल परिवर्तन अर्थात इंडिया 2020 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की व्यापक थीम के साथ सम्मेलन में निम्नलिखित 6 उप विषयों पर चर्चा भी की गई थी। पहली विषय था डिजिटल प्लेटफॉर्म और डिजिटल अर्थव्यवस्था, दूसरा सेवा वितरण में सुधार, तीसरा डिजिटल सेवाओं के प्रति विश्वास निर्माण, पारदर्शिता, सुरक्षा और गोपनीयता, साथ ही साथ गोपनीयता, डिजिटल भुगतान और फिनटेक। इसके साथ ही साथ था राष्ट्रीय ई गवर्नेंस, सेवा वितरण, आकलन, डिजिटल सेवा मानक, स्किलिंग और क्षमता निर्माण। ई गवर्नेंस पर 23वें राष्ट्रीय सम्मेलन में मुंबई घोषणा अर्थात मुंबई डिक्लेरेशन के माध्यम से वर्ष 2019 के शिलोंग घोषणा में उल्लिखित ई गवर्नेंस के रोड मैप को आगे ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें विशेष रूप से स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और भूमि में डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ब्लॉकचेन और मशीन लर्निंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके सफल ई गवर्नेंस समाधान का प्रसार करना शामिल है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र की ई गवर्नेंस डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक में सुधार के लिए इसे प्रोत्साहित करना, डिजिटल सेवाओं को अधिक विश्वसनीय बनाने हेतु समर्थन प्रदान करना और भारत को वैश्विक क्लाउड हब के रूप में विकसित करना। ई ऑफिस के ई मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, आपको जहाँ पे ई होगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक समझना है। इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस के कार्यान्वयन को बढ़ावा देना और सार्वजनिक खरीद प्रणाली में सुधार करना आदि मुंबई घोषणा के प्रमुख उद्देश्य हैं। इसी प्रकार बात कर लिया जाए तो सम्मेलन के सभी हितधारक ई गवर्नेंस के डिजिटल परिवर्तन परियोजनाओं को सफलतापूर्वक लागू कर योजनाबद्ध तरीके से डिजिटल संसाधनों को अपनाने में सक्षम होंगे, ताकि नागरिकों की संतुष्टि के स्तर में सुधार हो सके और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के प्रधानमंत्री को सपने को साकार किया जा सके। अनुच्छेद 131 जो है इस बार जो है चर्चा में रहा है, तो उसको चर्चा में क्यों रहा है उसको एक बार देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 131 केरल नागरिकता संशोधन अधिनियम अर्थात CAA को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने वाला देश का पहला राज्य बन गया। केरल सरकार ने शीर्ष अदालत में यह याचिका संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत दायर की थी। प्रमुख बिंदुओं की बात किया जाए तो प्रमुख बिंदुओं के अंतर्गत संविधान का अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय की मूल आरंभिक अधिकारिता से संबंधित है। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय भारत के संघीय ढांचे को लेकर विभिन्न इकाइयों के मध्य होने वाले विवादों की सुनवाई करता है। अनुच्छेद 131 के उपबंधों में निम्नलिखित प्रकार के विवादों का शामिल किया गया है। पहला, केंद्र सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, या एक और केंद्र सरकार और एक राज्य या कई राज्य या फिर दूसरी एक या अधिक राज्यों के बीच, ठीक है, दो या अधिक राज्यों के बीच जब झगड़ा निपटारा होता है तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पे करते हैं। कई बार क्या होता है कि एक राज्य एक केंद्र के बीच होता है, ठीक है, केंद्र तो एक ही है, माफ़ कीजिएगा, ठीक है, तो केंद्र या फिर राज्य के बीच होगा, या फिर राज्य के बीच होगा, या फिर केंद्र और कई राज्यों के बीच होगा, ठीक है। इस प्रकार से जो है ये झगड़े का निपटारा करता है 131 अनुच्छेद जो है।
तो उल्लेखनीय है कि उपयुक्त विवाद सर्वोच्च न्यायालय का विशेष मूल न्याय क्षेत्र अर्थात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस है। और यहाँ विशेष का तात्पर्य यह है कि इन मामलों का निपटारा किसी अन्य न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है। बात करें कि अनुच्छेद 131 के तहत योग्य मामले क्या हैं, तो अनुच्छेद 131 के तहत आने वाले मामलों में याचिकाकर्ता और प्रतिपक्षी के साथ साथ मामलों की प्रकृति भी काफ़ी अहम होती है। अनुच्छेद 131 के तहत राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मध्य उन विवादों की सुनवाई की जा सकती है जिसमें कानून या तथ्य का प्रश्न निहित हो और जिन पर राज्य या केंद्र के कानूनी अधिकार का अस्तित्व निर्भर करता है। उल्लेखनीय है कि संविधान की इस धारा का उपयोग विभिन्न दलों वाली केंद्र और राज्य सरकारों के बीच राजनीतिक विवादों के बीच निपटारे के लिए नहीं किया जा सकता है और अतः केंद्र और राज्यों के मध्य कार्यकारी शक्तियों के निर्वहन के मामले में अनुच्छेद 131 को संदर्भित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार केंद्र सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बीच विवाद के मामले में सुनवाई करने की असहमति जताई गई थी। इस तरह अनुच्छेद 131 के तहत दर्ज होने वाले मामलों में संवैधानिक संबंध के संदर्भ में 7 अनुसूची 7 नहीं है 7 कानूनी अधिकार का प्रश्न भी निहित होना चाहिए। बात करें अनुच्छेद 131 से संबंधित मामले क्या हैं, तो उसको एक बार बात कर लेते हैं। तो आरंभिक मूल अधिकारिता को लेकर पहला मामला वर्ष 1961 में पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ का था, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार ने संसद द्वारा पारित कोयला खदान क्षेत्र अधिग्रहण एवं विकास अधिनियम 1957 को न्यायालय में चुनौती दी थी। वर्ष 1978 में कर्नाटक राज्य बनाम भारत संघ मामले में न्यायमूर्ति PN भगवती के निर्णय दिया था कि राज्य को यह दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि उसके कानूनी अधिकार या उल्लंघन किया गया है माफ़ कीजिएगा, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। वर्ष 1978 में कर्नाटक राज्य बनाम भारत संघ मामले में न्यायमूर्ति PN भगवती ने निर्णय दिया था कि राज्य को यह दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि उसके कानूनी अधिकार का उल्लंघन किया गया है, लेकिन इसमें कानूनी सवाल मौजूद होना चाहिए। पूर्व के मामलों में यह कहा गया था कि अनुच्छेद 131 द्वारा कानून की संवैधानिकता की जांच की जा सकती है, लेकिन वर्ष 2011 में मध्य प्रदेश राज्य बनाम भारत संघ मामले में न्यायालय का निर्णय इससे इतर था। हालांकि यह मामला भी न्यायालय में 3 जजों वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति NV रमणा, संजीव खन्ना और कृष्ण मुरारी शामिल थे, के संबंध के समक्ष लंबित है। और वर्ष 2012 का झारखंड राज्य बनाम बिहार राज्य का वह मामला जिसमें अविभाजित बिहार राज्य में अपनी रोजगार अवधि के लिए झारखंड के कर्मचारियों के पेंशन का भुगतान करने के लिए बिहार के दायित्व का मुद्दा शामिल है। यह मामला भी न्यायालय की बड़ी पीठ को सुनवाई के लिए लंबित करता है। केरल सरकार का तर्क ने यहाँ पे केरल सरकार ने तर्क क्या दिया है, तो नागरिक संशोधन अधिनियम के अनुपालन हेतु अनुच्छेद 256 के तहत बाध्यता के चलते लोगों के मौलिक, सांविधिक, संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के साथ एक राज्य के रूप में केरल के समक्ष कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन संबंधी मुद्दे उपस्थित होंगे। अब केंद्र के अनुच्छेद 131 के प्रयोग की शक्ति क्या है उसको देख लेते हैं। तो केंद्र सरकार के पास यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसके द्वारा बनाए गए कानून लागू किए जाएं पर्याप्त शक्तियां मौजूद है। संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार राज्य को निर्देश जारी कर सकती है। यदि राज्य सरकारें केंद्र द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं करती तो केंद्र सरकार राज्यों को कानूनी के अनुपालन हेतु बाध्य करने के लिए उनके विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु न्यायालय के समक्ष की जा सकती है। इस तरह न्यायालय के आदेशों का पालन न करने पर न्यायालय की अवमानना हो सकती है और इसके लिए न्यायालय द्वारा जिम्मेदार राज्यों को मुख्य सचिवों को दोषी ठहराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 256 के तहत भी संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक है जिन्हें भारत सरकार किसी प्रयोजन के लिए आवश्यक समझती है। बात करते हैं, हमारा अगला टॉपिक है संसदीय समितियां के बारे में। तो चर्चा में क्यों है उसको पहले एक बार देख लेते हैं। तो संसदीय समितियां जो हैं चर्चा में क्यों हैं, तो राज्यसभा के सभापति M वेंकैया नायडू ने संसदीय समितियों के कामकाज को लेकर चिंता व्यक्त की है। चिंता का कारण क्या है,
सभापति द्वारा 8 सदस्यीय समितियों में संसद सदस्यों अर्थात सांसदों की उपस्थिति के बारे में जानकारी साझा की गई। ये समितियां वाणिज्य, गृह, कानून व न्याय, मानव संसाधन विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे विषयों का निपटारा करती है। उल्लेखनीय है कि ये समितियां राज्यसभा के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं और उच्च सदन के 80 संसद इस समितियों का हिस्सा है। साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार राज्यसभा के 80 सांसदों में से केवल 18 सांसदों ने ही अपनी समितियों की बैठक में भाग लिया है। बात कर लेते हैं, यह स्थिति तब और भी दुखद लगती है जब यह पता चलता है कि उपस्थित 18 सांसदों में 8 इन समितियों के अध्यक्ष हैं। लोकसभा के संदर्भ में भी यह समितियों की स्थिति समान रूप से दयनीय है और लोकसभा के 168 सांसदों में से केवल 18 सांसद ने ही सभी बैठकों में भाग लिया है। बात करें संसदीय समितियों की बैठक में भाग लेने वाले सांसदों का मुद्दा जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संसदीय प्रणाली में ये संसदीय समितियां केंद्रीय भूमिका निभाती हैं। किंतु संसद सदस्यों का यह उत्साह विहीन रवैया एक गंभीर समस्या है। संसदीय समितियों की प्रासंगिकता के बारे में बात कर लेते हैं तो बदलते दौर में देश का शासन तेजी से विशिष्ट एवं जटिल होता जा रहा है और क्योंकि अधिकांश सांसद सामान्य पृष्ठभूमि से संबंधित है और इन सांसदों को अक्सर ऐसे विषयों पर कानून बनाने के लिए कहा जाता है जिनके संबंध में उनकी न तो पर्याप्त अकादमिक पृष्ठभूमि होती है और न ही उन्हें औपचारिक प्रशिक्षण या विषय के तकनीकी और पहलुओं का अनुभव होता है। इसके साथ ही समर्पित अनुसंधान कर्मचारियों की अनुपस्थिति में वे न तो कानून निर्माता के रूप में अपनी प्रभावी भूमिका निभा पाते हैं और न ही विपक्ष में बैठकर सरकार की कामकाज का सवाल उठा सकते हैं। अब संसद सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था होने के साथ ही एक राजनीतिक मंच भी है और ऐसे में संसद सत्रों की समिति अवधि और संसद को देश के प्रशासनिक समाधान अर्थात गवर्नेंस सॉल्यूशन खोजने हेतु एक अप्रभावी जगह बनाता है और इस वजह से संसदीय समितियों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। बात करें तो संसदीय समितियां संसद सत्र के दौरान होने वाली बहस कोई कमजोरियों का शिकार नहीं होती, क्योंकि समितियों की बैठक सत्र से स्वतंत्र होती है। इसी प्रकार इन बैठकों का जो आयोजन होता है वो बंद दरवाजे में किया जाता है ताकि संसद जो है वो राजनीतिक स्थिति के बारे में चिंता करने के बजाय वास्तविक मुद्दे पर ध्यान केंद्रित कर सके। ठीक है, क्योंकि जो है सदन के पटल पर समय का आवंटन पार्टी की क्षमता के आधार पर किया जाता है और ऐसे में कई सांसदों को अपनी बातों को रखने के लिए अत्यंत कम समय मिलता है और वही इस संसदीय समितियों के मामलों में ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती है और सांसद समितियों की चर्चाओं में बड़े पैमाने पर योगदान दे सकते हैं। अतः स्पष्ट हो जाता है कि हमारे सांसदों का उत्साह विहीन रवैया संसदीय समितियों को महत्व प्रभाव को कम करता है। अब समितियों के बेहतरी हेतु सुझाव क्या दिए गए हैं तो संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में सांसदों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और शायद यह छोटा कार्यकाल सांसदों के गैर गंभीर प्राकृतिक अर्थात नॉन सीरियस नेचर का कारण हो सकता है। अतः उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की सलाह के अनुसार इसे लंबा किया जाना चाहिए। वर्ष 2005 में लोकसभा के तत्कालीन अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने नीतियों और विधानों के विश्लेषण में समितियों को सहायता देने के लिए बाहरी विशेषज्ञों को संबद्ध करने का सुझाव दिया था, जिसे व्यवहार में लाया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त सांसदों को संसदीय कामकाज में प्रभावी योगदान देने के लिए पर्याप्त मात्रा में बुनियादी ढांचे का समर्थन पर विचार करने की आवश्यकता है। बात करें संसदीय समितियों का महत्व के बारे में तो संसद के कार्य का दृश्य भाग सदन के पटल पर वर्ष के 3 सत्रों बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र के माध्यम से संपादित होता है। इसके अतिरिक्त संसद के पास एक और मंच है जिसके माध्यम से इसके अधिकांश कार्य निष्पादित किए जाते हैं और इन्हें संसदीय समिति के रूप में जाना जाता है। ये समितियां दोनों सदनों व सभी राजनीतिक दलों के सांसदों की छोटी इकाइयां होती है और वर्ष भर कार्य करती है। सांसदों के ये छोटे समूह सभी मंत्रालयों के विषयों, विधेयकों और बजटों की श्रेणी पर अध्ययन और विचार विमर्श करते हैं और पिछले 10 वर्षों में संसद सत्र प्रतिवर्ष औसतन 67 दिनों तक चला है।
सदन में देश के शासन के सभी मुद्दों की गहराई में जाने हेतु यह अत्यंत ही कम समय है और चूंकि समितियां वर्ष भर मिलती हैं इसलिए वे सदन के पटल पर उपलब्ध समय की कमी को पूरा कर सकती हैं। बात करें, संसद इन मामलों पर विचार विमर्श करती है जो अपनी प्रकृति में जटिल होते हैं और ऐसे मामलों को बेहतर ढंग से समझने के लिए तकनीकी विशेषता की आवश्यकता होती है और समितियां इस कार्य में सहायक होती है, जहां सदस्य अपने अध्ययन के दौरान डोमेन विशेषज्ञों से जुड़ सकते हैं और उदाहरण के तौर पर सरोगेसी विनिमय विधेयक 2016 में देखा जा सकता है जो वाणिज्यिक सरोगेसी को प्रतिबंधित करता है लेकिन परोपकारी सरोगेसी की अनुमति देता है। समितियां राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति बनाने हेतु एक मंच भी प्रदान करती है क्योंकि बंद दरवाजों में होने वाली बैठकें पार्टी स्टैंड से स्वतंत्र होकर सवाल करने व मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त समितियां अपने संबंधित मंत्रालयों में नीतिगत मुद्दों को भी जांच करती है और सरकार को सुझाव देती है। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगला हमारा जो होगा जो दल बदल विरोधी कानून होगा, तो अभी यही चल रहा है, संवैधानिक एवं प्रशासनिक घटनाक्रम। आई होप आपको वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा। अगर कोई कमी हो डेफिनेटली आप उसको उभार कर बताइएगा जरूर, और कोई भी प्रकार की क्वेरी हो डेफिनेटली आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसको हम रिप्लाई जरूर देंगे। थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।